हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता था। छन छन की आवाज भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर न जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था, और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पाँव में बेड़ियां सी डाले हुए था। कल उसकी सास ही ने तो कहा था, मेरा दी तुमसे भर गया, मैं तुम्हारी जिंदगी का ठेका लिए बैठी हूँ क्या? और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े कर दिए थे। वह बैठी यह फटकार सुनती रही, पर एक बार भी तो उसके मुंह से न निकला, अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो? बैठी गटगट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए? क्या फिर वही गालियां खाने, वही फटकार सुनने के लिए? और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम नहीं कहता हूँ। दोनों साले मीठी नींद सोते रहते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, छांटी काटता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल पर चिलम पीते हैं, मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय पर घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं, मैं घड़ी रात तक गाय भैंसे धोता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टे और गालियां मिलती हैं। उसकी स्त्री घर से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर से भूख लगी हुई थी। समझा अब खाने को बुलाने आएगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की हो रही। हरिधन थका मांदा क्षुधा से व्याकुल पड़ा सो रहा। सासा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े ही कहा, क्या है? क्या पढ़ा भी न रहने देगी या और पानी चाहिए? गुमानी कटु स्वर में बोली, गुर्राती क्यों हो? खाने को बुलाने आई हूं। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले जा रहे हैं। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत पहुंच गई कि मैं इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। मैं इनका जूठा थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहाँ आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे, सास मुंह धोती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब रोटियों की भी लाले हैं। उसके जीभ में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास को और साली को भिगो भिगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज न खाऊंगा। गुमानी ने कहा, न खाओगे मेरी बला से। हाँ नहीं तो खाओगे, तुम्हारे ही पेट में जाएगा, मुझ मेरे पेट में थोड़े ही जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर ये सब मुझे अब निकाल देना चाहते हैं। वह अब कहाँ जाए, क्या करे? उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते जी? रूठते किस पर हो? यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं है। जो देते हैं वह मत देना, और क्या करोगे? तुमसे बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिया है। हरिधन ने मर्महत होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी? जब मेरे पास धन भी था तब सब कुछ आता था। अब दरिद्र हूं, तुम क्यों बात पूछोगी? बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज, एक विलास की वस्तु, जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग। मोहन भोग उम्र भर न मिले तो किसका नुकसान है, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन न हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चे को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस इतना ही उसके कर्तव्य की इति है। वह परदेश चला जाए, बच्चे को परवाह नहीं होती, लेकिन माता तो बच्चे का सर्वस्व है। बालक 1 मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता। पिता कोई हो, उसे परवाह नहीं, केवल एक उछालने कुदाने वाला आदमी होना चाहिए। लेकिन माता तो अपनी होनी चाहिए, 16 आने अपनी। वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। वह अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव का नंदी है, पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं, अख्तियारी है। हरिधन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था। पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि मैं कितना निसहाय हूँ, जैसे उस घर पर उसका अधिकार ही न हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा न था। बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था।
माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसने देर त्याग किया था, उधर आंखें तक न उठाता। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन को बहुत दुलार करती। हरिधन को अब दूध ज्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उसे ज्यादा प्यार करते। उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे देते कि जैसे चाहे खर्च करे। पर इन मरहमों से वह घाव न पूरा होता था, जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। वह दुलार और प्यार बार बार माँ की याद दिलाता था। माँ की घुड़कियों में जो मजा था, वह क्या इस दुलार में था? माँ से मांग कर, लड़ कर, ठुनक कर, रूट कर लेने में जो आनंद था, वह क्या भिक्षादान में था? पहले वह स्वस्थ था, मांग मांग कर खाता था, लड़ लड़ कर खाता था। अब वह बीमार था। अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते थे, पर भूख न थी। साल भर तक वह इसी दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, घर में आई और देखते देखते काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने उस नकली माँ से बात तक न की, कभी उसके पास गया तक नहीं। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उसके जीते जी वो फिर उस घर में न गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्या में हर्ष हुआ। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी न आई। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृस्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चूहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाकविलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गईं। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की, बहुओं की शिकायतें करती। वह दिल में समझता था, सास जी मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा चाहती हैं। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपए की थैली लिए फिर आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी, अब भूल कर भी उसकी याद न आती थी। मानो वो उसके जीवन का कोई भीषण कांड था, जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों उंगली दबाते थे। उसके ससुर का भाग्य बखारते, जिसे ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन जो जो दिन गुजरते गए, उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता था, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखों मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता, तो उसे जरा भी शिकायत न होती। लेकिन जब वो देखता और लोग मूंछों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूं, तो उसके अंतस्थल से एक लंबी ठंडी आह निकल जाती। अभी उसकी उम्र कुछ 25 साल की तो थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर लीं। यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरिधन तो उधर भूखा प्यासा चिंता दाह में जल रहा था। इधर घर में सास जी और दोनों सालों में बातें हो रही थी। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं, यह नहीं समझते कि किसी ने उसकी जिंदगी भर का बीड़ा थोड़े ही लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार ना हड़प गए होंगे। छोटे साले ने कहा, मजूर हो तो आदमी घुड़के भी, डांटे भी, अब इनसे कोई क्या कहे, न जाने इनसे कब पिंड छूटेगा भी या नहीं। अपने दिल में समझते होंगे मैंने 2000 रुपए नहीं दिए हैं, या नहीं समझते कि उनके 2000 रुपए कब के उड़ चुके हैं। 1.25 सेर तो 1 जून को चाहिए। सास गंभीर भाव से बोली, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जून निकल रही थी, सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है। बड़े, खाने की कोई बात नहीं है, जिसको जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा करना चाहिए। यह नहीं समझते कि पहुनई में किसी के दिन कटे हैं। छोटे, मैं तो एक दिन कह दूंगा, अब आप अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है। गुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी। अगर वह बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वह भी रानी बनकर रहती। न जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते उसकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्तियां अभी तक बिल्कुल बालपन की सी थी। उसका अपना कोई घर ना था। उसी घर का हित अहित उसके लिए भी प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों में विचार करती, इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखती जैसे उसके घर वाले देखते थे। सच तो है, 2000 रुपए में क्या किसी को मोल ले लेंगे। 10 साल में 2000 रुपए होते ही क्या हैं।
200 ही तो साल भर के हुए, क्या 2 आदमी साल भर में 200 भी ना खाएंगे? फिर कपड़े लत्ते दूध घी सब कुछ तो हैं। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला नहीं बना। घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रहेगी। यह नहीं सोचते कि पहले और बात थी, अब और बात है। बहू ही पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना महात्म होता है। उसकी डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने आती हैं और रुपए देती हैं। महीनों उसे घर भर से अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को, कोई काम नहीं लिया जाता। लेकिन 6 महीने बाद कोई उसकी बात नहीं पूछता, वह घर भर की लौड़ी हो जाती है। उनके घर में मेरी तो वही गति होती, फिर काहे को रोना? जो या कहो कि मैं तो काम करता हूं तो तुम्हारी भूल है। मजूर और बात है, उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है, जब चाहता है रखता है, जब जी चाहता है निकाल देता है, कस कर काम लेता है। या नहीं कि जब जी में आया कुछ काम किया, जब जी में आया पढ़कर सो रहे। हरिधन भी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, कब तक सोते रहोगे, सारा खेत पड़ा है। हरिधन चट से उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों में मुझे उल्लू समझ लिया है? दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना आत्माभिमानी हो गया, यह उनको चौंका देने के लिए काफी था। कुछ जवाब न सूझा। हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को ना रोक सका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूं ना बहरा ही हूं। छाती फाड़कर काम करूं और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊं, ऐसे गधे कहीं और होंगे। अब बड़े साले भी गरम पड़े, तुम्हें किसी ने यहां बांध तो नहीं रखा है? अब की हरिधन लाजवाब हुआ, कोई बात ना सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम यह चाहो कि जन्म भर पाहुन बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहे तो हमारे बस की बात नहीं है। हरिधन ने आंखें निकालकर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूं? बड़े, यह कौन कहता है? हरिधन, तो तुम्हारे घर की यही नीति है कि जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखों मारा जाए। बड़े, तुम खुद खाने नहीं गए, क्या कोई तुम्हारे मुंह में कौर डाल देता? हरिधन ने होंठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं, क्या कहते तुम्हें लाज नहीं आती? नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने। हरिधन की आंखों में खून उतर आया, दांत पीस कर रह गया। छोटे साले ने कहा, अम्मा भी आई थी, तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं है तो क्या करती? सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे ना तो मैं क्या करूं? हरिधन ने विष, खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिए हूं? मैं कुत्ता हूं कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो? बुढ़िया ने ऐंठ कर कहा, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया के एक ही बात प्रहार ने उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई, आंखों की आग बुझ गई, फड़कते हुए नथने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुपता चला जाता था। न हृदय का अंत था, न उस भाले का। सारे धर ने खाया पर हरिधन न उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर हार गए। हरिधन न उठा। वहां द्वार पर एक टाट पड़ा था, उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत आकाश में उज्ज्वल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था, कोई आंखें मींचकर फिर खोल देता था। रह रहकर कोई साहसी बालक सपाटा भरकर एक पल में उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता था और न जाने कहाँ छा जाता था। हरिधन को अपना बचपन याद आया, जब वो भी इसी तरह क्रीड़ा करता था। उसकी बाल स्मृतियां उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गईं। वो अपना छोटा सा घर, वो आम का बाग जहां वो केरियां चुना करता था, वो मैदान जहां कबड्डी खेला करता था, सब उसका याद आने लगे। फिर अपनी स्नेहमयी माता की सदैव मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई। उन आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता की आंखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही हैं। वो उस मधुर भावना में अपने को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया है और उसके सिर पर हाथ फेर रही हैं। वो रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसी आत्म सम्मोहित दशा में उसके मुंह से ये शब्द निकले, अम्मा तुमने मुझे इतना भुला दिया, देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है। कोई उस पानी को भी नहीं पूछता। क्या जहां तुम हो वहां मेरे लिए जगह नहीं है? सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए तुम?
ऐसी भी क्या राक्षसी नींद, चलकर खा क्यों नहीं लेते, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे। हरिधन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। वही कुएं की जगत थी, वही फटा हुआ टाट, और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे। हरिधन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकालकर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई, मैंने कह तो दिया था मुझे भूख नहीं है। गुमानी, तो कितने दिन तक न खाओगे? अब इस घर का पानी भी न पीऊंगा, तुझी मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी। बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब, मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर पीछे से ना कहना मुझसे कहा नहीं। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो? तो मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक बताना दोगे मैं न जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती, मुझे इतना ही पूछना था, नहीं तो अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता। यह कहकर उठा और अपने घर की ओर चला। गुमानी पुकारती रही, सुन लो, पर उसने फिरकर भी ना देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय की। जब वो अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मातृ भावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका विह्वल हृदय नाचने लगा। मंदिर का सुनहरा कलश देखकर वो इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वो वेग में दौड़ा जा रहा था मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो। जब वो आम के बाग में पहुंचा, जहां डालियों पर बैठकर वो हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां के कच्चे बेरों और लिसोड़ों में एक स्वर्गीय स्वाद था, तो वो बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो। वहां की वायु में, वहां के आकाश में मानो उसकी विराट रूपिणी माता व्याप्त हो रही थी। वहां की अंगुल अंगुल भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे। इस वायु और इस आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी जिसने उसके शोकार्त हृदय को फिर बालोत्साह से भर दिया। वो एक पेड़ पर चढ़ गया और अधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सास के वो कठोर शब्द, स्त्री का वो निष्ठुर आघात, वो सारा अपमान उसे भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था। सहसा रखवाले ने पुकारा, वो कौन ऊपर चढ़ाए रे? उतर अभी, नहीं तो ऐसा पत्थर खींचकर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और इन गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वो डालियों में छिप गया, कई आम काट काट नीचे गिराए और जोर से ठट्टा मारकर हंसा। ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिन से न हंसी थी। रखवाले को ये हंसी परिचित मालूम हुई, मगर हरिधन यहाँ कहाँ? वो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसोड़ा था, कितना चिबिल्ला! न जाने बेचारे का क्या हाल हुआ। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? डांट कर बोला, वहां से बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं तो सीधे उतर आओ। वो गालियां देते जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी। सिर सहलाता हुआ बोला, ये कौन शैतान है? नहीं मानता? ठहर तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूं। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा है। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन के सखा वहीं गले मिले। यहाँ कब आए? चलो घर चलो। भले आदमी, क्या वहां आम भी मयस्सर ना होते थे? हरिधन ने मुस्कुराकर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वो और कहीं के आमों में नहीं है। गांव का क्या रंग ढंग है। मंगरू, सब चैन चैन है भैया, तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना गांव घर छोड़ देता है? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गिरस्ती चौपट हो गई। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, उनके लिए क्या होता है? हरिधन, अब उस गिरस्ती से क्या वास्ता है भाई? मैं तो अपना ले दे चुका, मजूरी तो मिलेगी ना। तुम्हारी गैया ही चरा दिया करूंगा, मुझे खाने को दे देना। मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया, कैसी बातें करते हो? तुम्हारे लिए जान हाजिर है। क्या ससुराल में अब न रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से नाहक डरते थे, बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी माँ समझो, तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी। अच्छा, घरवाली को भी तो लाओगे? हरिधन, उसका अब मोह न देखूंगा, मेरे लिए वो मर गई। तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की ऐसी महरिया ला दूंगा कि उसके पैर धो धो कर पियोगे। लेकिन कहीं पहली भी आ गई तो? वो ना आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांत महिमा का अनुभव हुआ मानो वो अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ हो।
इतने दिनों ठोकरे खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ अब निराशा थी, पराजय थी और याचना थी। बीमारी का जोर कम हो चला था। अब मामूली दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवारें छिद चुकी थी, अब उसमें घुस जाना असाध्य न था। वही घर जिससे वो एक दिन विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरिधन का निरवलंब मन ये आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को विमाता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हमारे धन्य भाग। अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता न सही, बाप का नाता तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरी बहन का नाता है, उस नाते से तुम मेरे लड़के होते हो। हरिधन ने मात्र विह्वल आंखों से विमाता के रूप में अपनी माँ के दर्शन किए। घर के एक एक कोने से मात्र स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल लेकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व। वो अब किसी का आश्रित नहीं, आश्रयदाता था। किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया। काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट है, बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ, ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊं। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले ना आ पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहां से यही ठान कर चला था, अब उसका मुंह न देखूंगा। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कापी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते। कभी ऐसे शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उससे पूछने का साहस न हुआ। वो 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार होकर उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवाय और कोई इलाज न था कि रोज से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है जब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है?
रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता। हमेशा पढ़ता रहा हूँ, उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेलकूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम शुरू कैसे करूं। टाइम टेबल में खेलकूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वो दाव घात, वॉलीबॉल की वो तेज़ी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आँख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती। और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वो तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी आया हूं। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रौब मुझ पर ना रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है। असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे।
आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चिल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अनुमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाह रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशान खाली न जाए। मेरे फेल होने पर न जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8 हार्ट हेनरी हो गए। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट। सिफर भी न मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे 2 यम तयम चहारम पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और जामिती तो बस खुदा की पनाह। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह। वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा? इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन, दुगना नहीं चौगुना हो जाए, या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुरापात याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की क्या जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ ने किसी बात को ठूंस दिया। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुलस्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे। स्कूल का समय निकट था। नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज़ का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा।
फिर सालाना इम्तहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत ना की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक किधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है अलबत्ता, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास होता जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से। अब के भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छनिता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौएं उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौएं उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थीं। भाई साहब को यह संदेह ना कर देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों से कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंदगति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लग्गे और झड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो इसमें शक नहीं, लेकिन वह ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यह हाल है तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ। लेकिन मुझमें और जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA, DPhil और DLit ही क्यों न हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं गए हैं, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हज़ारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है।
दैव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवाय तुम्हें और कुछ न सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हो तो किसी को तार न दें, न घबराएं, न बदहवास हों। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं। लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्चा पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, यह ज़रूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेरहा नहीं चिल पाओगे। अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा जी भी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे ही हैं, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था।